Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग ऑन और आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है एक हाइड्रेशन एनर्जी और इसके अलावा इंशाल्लाह हैलाइट्स को भी डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी को मैं डिस्कस कर रहा हूं. ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये एमसीक्यूज में इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है. अब देखें जी हाइड्रेशन एनर्जी है क्या, पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लें. सो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, दोनों तरह से अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है ड्यूरिंग रिएक्शन. अब वो रिएक्शन या वो फिनोमिना क्या होगा वो भी देख लेते हैं. कब जी, व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, मैं एडिशन भी कर दूं अगर, तो कोई भी सोल्यूट पार्टिकल भी हो सकता है. बुक की डेफिनेशन को लेके मैं जरा चल रहा हूं. तो देखें, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर. कि 1 मोल आपके पास कोई गैस का आयन है और उसको स्टूडेंट्स डिसॉल्व कर रहे हैं हम वाटर में. अब यहां पर बात आई थी वाटर कितना हो, गैसियस आयन तो 1 मोल है जी. वाटर कितना हो सकता है, ये कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो सकती है. देखें वो क्या कहता है, टू गिव इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जितना मैक्सिमम आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, जितनी मर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की इसमें यूज की जा सकती है. आपको बात समझ आ रही होगी कि मेरे पास ये देखेंगे 1 मोल हाइड्रोजन गैस है. जी मींस ये गैसियस स्टेट में 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है. और ये मेरे पास वाटर है, ये जितना मर्जी अमाउंट में है. जब ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस ये वाटर में से पास की जाएगी तो डेफिनेटली ये फिनोमिना होगा और कन्वर्जन हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा आपके पास. अगर इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करूं तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे हाइड्रोजन आयन है. हाइड्रोजन आयन ने वाटर पे अटैक करना है तो स्टूडेंट्स ये वाटर होता है आपके पास H2O. ये देखें हाइड्रोजन आयन 1 मोल गैसियस आयन और ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल भी मैंने आपके सामने लिखा. और हाइड्रोजन पे आपको ऑक्सीजन पे स्टूडेंट्स आपको पता है कि 2 लोन पेयर भी मौजूद होते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. देखें 2 तो ये हैं, बाकी 4 टोटल 6 हो गए. तो अब देखें यहां से क्या होता है कि ये एक लोन पेयर के साथ ये जो हाइड्रोनियम हमारे पास हाइड्रोजन का आयन था वो बॉन्ड बना लेते हैं. तो इस तरह से ये फिर H3O हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है आपके पास, ठीक है, जिसको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. कि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर पूरे का पूरा ट्रांसफर कर देता है हाइड्रोजन आयन की तरफ और इस तरह से ये लोन पेयर की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बनता है. दैट इज हाइड्रोनियम आयन. अब जब ये बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, तो जब बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने में से रिलीज करेगा. बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ना वो ज्यादातर अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है जब भी बॉन्ड बनता है. तो यहां पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ आपके सामने, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज हुई है. तो स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है ये हमारे पास क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है. और अब हाइड्रेशन एनर्जी को मजीद आगे ये एग्जांपल में आप देखें, यहां पर उसने एनर्जी चेंज भी बताया हुआ है. डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज, ये स्मॉल h शो कर रहा है हाइड्रेशन. तो वो कितना है जी, 1075 किलो जूल पर मोल. कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन आयन है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे. इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O, जहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, हाइड्रोनियम आयन. तो ये 1 मोल हाइड्रोनियम आयन ही जो बने हैं उन सब ने मिलकर ये एनर्जी रिलीज की, ठीक है. ये देखिए ये एक मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था, इसमें ये एनर्जी रिलीज हुई है. तो जब 1 मोल हाइड्रोनियम आयन बनेंगे वो सब एनर्जी रिलीज करेंगे तो उन सब की एनर्जी मिलकर टोटल ये बन जाती है. ये तो जी होगी हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है. अब आते हैं हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट, ये सिंपल एक फैक्टर पे डिपेंड कर गया एंड दैट इज चार्ज टू साइज रेशियो. चार्ज टू साइज रेशियो का मतलब क्या है, चार्ज ओवर साइज. और इसको मजीद समझाने के लिए मैं यूं लिख देता हूं, चार्ज ओवर एटॉमिक साइज, ठीक है.
कि ऊपर कोई भी एटम है तो ऊपर आप उसका चार्ज लिख दें और नीचे उसका साइज लिख दें, तो जो जवाब आएगा वो चार्ज टू साइज रेशियो कहलाएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी इसी पे डिपेंड करती है। और यहां से एक और बात भी सीख लेगा कि चार्ज टू एटॉमिक साइज रेशियो जो है हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कि चार्ज टू साइज रेशियो जितनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर और कैसे उस पर डिपेंड कर रही है। अब आ जाते हैं ट्रेंड्स पर। पीरियोडिक ट्रेंड्स हाइड्रेशन एनर्जी के, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स में स्टडी करने वाला। देखें जी, पहले ग्रुप्स की बात करता है टॉप टू बॉटम, तो जी हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट्स डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज हो रही है यहां पर। उसकी वजह क्या है कि जब हम ग्रुप में देखते हैं तो टॉप टू बॉटम चार्ज सबके ऊपर सेम आता है। लाइक मैं 1A ग्रुप की बात करूं तो जी लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, इन सब के ऊपर हमेशा चार्ज क्या आता है स्टूडेंट्स? +1 का आता है। ठीक है, सो चार्ज तो मैं क्या कहूंगा, सबका क्या रहा? सेम रहा। लेकिन अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करता हूं तो स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे की तरफ एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है, तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ता जाए तो फिर क्या हो रही है? ओवरऑल चार्ज टू साइज रेशियो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहां पर जस्ट समझाने के लिए यहां लिख देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए स्टूडेंट्स में ये कि देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, चार्ज इन सब पे +1 का है। ठीक है, लेट सपोज लिथियम का एटॉमिक साइज स्टूडेंट मैं कह देता हूं 10 था, सोडियम का एटॉमिक साइज स्टूडेंट्स 100 था, पोटेशियम का एटॉमिक साइज 1000 था। क्योंकि टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज तो बढ़ता है। तो अब आप देखें चार्ज सब में सेम रहा लेकिन साइज बढ़ता गया। सो 1/10 इज 0.1 whereas 1/100 इज 0.01 और इसी तरह 1/1000 मीन स्टूडेंट 0.001। सो ये बेसिकली टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर जितना इंक्रीज होता जाता है ओवरऑल वैल्यू उतनी स्मॉल होती है। सो दैट्स व्हाई चार्ज टू साइज रेशियो हमारे पास ग्रुप्स में स्टूडेंट्स डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो जिसकी वजह से ये देख लें चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज होती है, और चार्ज टू साइज रेशियो अगर डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज ही होगी। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड द चार्ज रिमेन सेम, सो चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीजेस। और पीरियड्स में स्टूडेंट्स अगर बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब उसकी क्या वजह है? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। आप यूं समझ लें कि अब ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट इधर तो चार्ज सेम रह रहा था, ग्रुप में पीरियड में चार्ज भी डिफरेंट होता है। ठीक है, पीरियड में चार्ज इंक्रीज हो रहा है। एक बात, जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं पीरियड में चार्ज इंक्रीज होता है, जबकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो इंक्रीज इन चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस बोथ आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर चार्ज टू साइज रेशियो। चार्ज टू साइज रेशियो के लिए ये दोनों बातें फेवरेबल हैं। दोनों ही क्या करती हैं? चार्ज टू साइज रेशियो को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जा रहा है और चार्ज उस पर बढ़ता जा रहा है। इट्स मीन डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉलर होती जा रही है और न्यूमरेटर ग्रेटर होता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज टू साइज रेशियो लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट्स इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से मैं उसको क्या कहूंगा कि हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड द चार्ज इंक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई पीरियड्स के अंदर क्या होती है? चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज होती है। जैसा कि आप ये देख लें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। वो पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम है, इसकी चार्ज टू साइज रेशियो के मुताबिक यानी कि वो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी पूछ लेता है कि इसकी सबसे ज्यादा इसकी कम है, उसकी वजह क्या है? आप देखें स्टूडेंट्स, यहां एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जिसकी वजह से इसका साइज बहुत छोटा हो गया होगा और चार्ज उस पर ज्यादा है। सो जब इसका चार्ज टू साइज रेशियो में लूंगा तो वो वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, जबकि मैग्नीशियम की उससे कम आएगी। और सोडियम देखें, इस पे +1 का चार्ज है और इसका साइज भी ग्रेटर होगा, तो इसकी चार्ज टू साइज रेशियो की वैल्यू फिर क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, इसकी ज्यादा आएगी एल्यूमिनियम की, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है, साइज कम है। इसका चार्ज कम है और साइज ज्यादा है एल्यूमिनियम की निस्बत, सो उसकी वैल्यू क्या आएगी? फिर कम आएगी। ठीक है, तो ये चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा, ये कम, ये ट्रेंड, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आता है। क्लियर जी स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा हेलाइट्स का है। हेलाइट्स देखें स्टूडेंट्स क्या होता है
हैलाइड्स बेसिकली बाइनरी कंपाउंड, पहले ये बात सीख लें। बाइनरी का लफ्ज जहां पर आ गया स्टूडेंट्स, बाइनरी का मतलब क्या है? टू। सो बाइनरी कंपाउंड इज बेसिकली अ कंपाउंड हैविंग टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ओनली। इस तरह का कंपाउंड के जिसके अंदर दो से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे उसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो जब हैलाइड्स का लफ्ज आ गया तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस, उसको हम हैलाइड कहते हैं बेसिकली। सो अभी हमने पढ़ा बाइनरी कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अब वो जो दो टाइप के एलिमेंट्स हैं उनमें से भी एक टाइप हमें पता चल गई है, दैट मस्ट बी हैलोजन। एक एलिमेंट तो हैलोजन का ही होगा, बाकी दूसरा पीरियोडिक टेबल में से कोई भी और हो सकता है। ठीक है, व्हाट आर हैलाइड्स? हैलाइड्स आर बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कि एक जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से ही कोई एलिमेंट होगा, बाकी दूसरा एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हैलाइड्स कहते हैं। हैलाइड्स की टाइप्स आपके सामने है, तीन टाइप्स के होते हैं हैलाइड्स: आयनिक हैलाइड, पॉलीमेरिक हैलाइड एंड कोवलेंट हैलाइड्स। अब ये तीन टाइप्स कैसे बनाएंगे, ये तीन नाम इनको कैसे दिए गए हैं स्टूडेंट्स? जिन हैलाइड्स के दरमियान, यानी कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन, जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा वो आयनिक हैलाइड है। उसी तरह पॉलीमेरिक और कोवलेंट जो है, कोवलेंट हैलाइड वो है कि जिसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हो, और पॉलीमेरिक हैलाइड वो होगा जिसके दरमियान ऐसा बॉन्ड हो जिसके अंदर आयनिक और कोवलेंट दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद हो। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर अब आप देखें आयनिक हैलाइड्स को डिस्कस किया गया है। आयनिक हैलाइड की जैसे मैं बता चुका हूं, ये मैंने लिखा है डेफिनेशन में, इफ आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द हैलोजेंस एंड द एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट ज्यादातर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेटल्स होते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड आयनिक हैलाइड। अब ये बात समझनी पड़ेगी कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम और फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट। कि आयनिक बॉन्ड के लिए यह बात जरूरी है कि कोई एक एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करे और कोई दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो स्टूडेंट फिर आपके पास आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, कि इस तरह का एलिमेंट हो जो अपने आउटर मोस्ट शेल में से बासानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता हो। और इसीलिए यहां पर फिर मेटल्स लिखा गया, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी है, जितनी भी मेटल्स हैं स्टूडेंट्स उन सब की टेंडेंसी होती है दे लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली, वेरी इजीली। जितनी भी मेटल्स हैं वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है। ठीक है, तो फिर इसलिए अगर कोई भी मेटल और स्ट्रॉन्ग मेटल हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटल स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, यानी कि बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। जब कोई स्ट्रॉन्ग मेटल हैलोजेंस में से किसी के साथ बॉन्ड बनाएगी तो वो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगी, और फिर इस तरह के हैलाइड को हम आयनिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, और हैलोजेंस जितने भी हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने की टेंडेंसी होती है। तो फिर मेटल्स जितनी भी होंगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी, स्ट्रॉन्ग मेटल्स, और जो हैलाइड होंगे हमारे पास लाइक हैलोजन होंगे उसके अंदर, वो उन मेटल्स के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करेंगे। टोटल ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम मेटल टू हैलोजन। तो इस तरह से फिर वो जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक हैलाइड बनेगा। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। अब 1A के एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और 2A के कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और रेडियम भी कह रहे हैं। ये सब के सब आयनिक हैलाइड ही बनाएंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू के लिए भी, बेरिलियम जो है ना ये उतनी स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, तो ये जो है आपके पास ये आयनिक हैलाइड नहीं बनाती। देखें लिखा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A और 2A के, दे ऑल फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी सब बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और बड़ी इजीली अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो जो दूसरा हैलोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करेगा और इस तरह से आयनिक हैलाइड बनेगा।
देखें स्टूडेंट्स, यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट्स जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, यानी कि बड़ा रेडिली, बड़ी आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हो और खुद पॉजिटिव आयन बन जाते हो, इस तरह की स्पीशीज को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। गिव्स प्योर आयनिक कंपाउंड, और वो 1 है और 2 है ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। ये सब के सब स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर ये प्योर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, किन के साथ? हेलोजेंस के साथ। इस तरह से फिर आयनिक हैलाइड बनते हैं, और उन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक हैलाइड की लिखी हैं। सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस ऑफ डिस्क्रीट आयन। अब जाहिर सी बात है, अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस भी होगा, जो इंडिविजुअली यानी कि डिस्क्रीट आयन्स से मिलकर बना हुआ होगा, क्रिस्टल लैटिस जिसको कहा जाता है। एंड डेफिनेटली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है उसके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो उसको ब्रेक करने के लिए फिर एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से फिर ये आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं इन सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है आयनिक हैलाइड्स के हवाले से, ये भी जरा गौर से समझिएगा। देखें, सोडियम है, ये मेरे पास 1A ग्रुप का मेंबर आ गया, ठीक है, और ये मैंने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है विच इज 0.93, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, 0.9। ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि फिर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं इट इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। और इसी तरह ये बाकी मैंने हैलोजेंस इधर लिखे हैं, 7 ग्रुप के एलिमेंट स्टूडेंट्स, हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। Fluorine, the most electronegative element in the periodic table, and whose electronegativity is 4.0, means fluorine has the maximum ability or maximum tendency to attract the electron towards itself. यानी कि फ्लोरीन जो है वो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में से बड़ा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेगा, और ये क्या कंपाउंड बना देगा स्टूडेंट? सोडियम फ्लोराइड कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट 3.2 है, जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां से सोडियम क्लोराइड बना देगा, और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेगा, सोडियम लूज कर देगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन फ्लोरीन की निस्बत क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके निस्बत जो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा वीक होगा एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, इसी तरह ब्रोमीन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट 2.9 है, तो यहां से ये जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे सोडियम ब्रोमाइड बनाएंगे, और स्टूडेंट इसी तरह जब सोडियम आयोडीन के साथ ये करेगा तो सोडियम आयोडाइड बनाएगा, उसकी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है दैट इज 2.6। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मैंने आपको क्यों बताई हैं, जरा ये ज़हन में रखिएगा। देखें, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स ज्यादा हो, जैसे कि सोडियम 0.93, फ्लोरीन 4.0, तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना आया? राउंड अबाउट 3 आ गया, 3.07, लाइक 3.07। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एलिमेंट्स के दरमियान जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा डेफिनेटली फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड होगा। ठीक है, उसी तरह सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड, ये सारे कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिख दिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, जो सोडियम फ्लोराइड है आपके पास, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.07 है विच इज ग्रेटेस्ट एज कंपेयर टू द रिमेनिंग कंपाउंड्स, जबकि सोडियम क्लोराइड में 2.27 है। कैसे? ये मैंने कैसे फाइंड किया, देखें, सोडियम 0.93, फ्लोरीन 4.0, सो 4.0 माइनस 0.93 3.07, इसी तरह 2.27, 1.97 एंड 1.7। सो सोडियम फ्लोराइड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से सोडियम फ्लोराइड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, और ये सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी इसके अंदर, आयनिक करैक्टर इसमें सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मैं मूव करता जा रहा हूं, क्लोरीन के साथ सोडियम का जो बॉन्ड है ये उतना स्ट्रांगली आयनिक नहीं है, प्योरली आयनिक नहीं है, और फाइनली
सोडियम आयोडाइड की मैं बात करूंगा तो जस्ट 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इसके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो बाकियों के निस्बत जरा वीकर होगा। जैसे जैसे बॉन्ड वीकर होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका उतना डिक्रीज होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। ये ट्रेंड मैंने लिख दिया, ठीक है। जो फ्लोराइड्स के कंपाउंड होंगे, फ्लोराइड्स के जो हैलाइड्स होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं कोवेलेंट हैलाइड्स। जैसे कि एनिक हैलाइड में आपने पढ़ा, कोवेलेंट हैलाइड भी वही है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन द हैलोजन एंड द अदर एलिमेंट्स, तो वो क्या करेंगे, कोवेलेंट हैलाइड्स बनाएंगे, ठीक है। और कोवेलेंट हैलाइड्स ग्रुप 4a, 5a एंड 6a, 4a, 5a और 6a के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जब ये एलिमेंट्स हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, यानी कि म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, ये नीचे मैंने आखिरी बात लिखी हुई है कि गौर से समझिएगा, ऐसे आपको बाकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट देखें 1a ग्रुप जो है मेरे पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, जबकि ये हैलोजेंस का ग्रुप है 7a, ये 4.0। ये सबके टॉप मोस्ट एलिमेंट्स मैंने लिखे और टॉप मोस्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से हमें समझ आ रही है कि लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट्स जब मूव कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब डिफरेंस फिर कम हो रहा है, क्योंकि जब मैं 1a या 2a में से एलिमेंट्स लेता हूं तो देखें 7a बहुत दूर है उससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनमें बहुत ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब ज्यादा आएगा तो बॉन्ड आयनिक होगा। लेकिन अगर अब जैसे ये कोवेलेंट में वो कहता है 4a, 5a और 6a, तो जब मैं ये 4a में से कोई एलिमेंट लेता हूं, 5a में से या 6a में से, तो देखें 7a साथ ही है बिल्कुल। तो डिफरेंस इन तीनों ग्रुप्स के साथ हैलोजन का और दूसरे एलिमेंट्स का कोई खास, कोई ज्यादा नहीं आएगा, जिसकी वजह से 4a, 5a और 6a जो ग्रुप्स हैं ये 7a के साथ जब भी बॉन्ड बनाएंगे ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। लेकिन 1a और 2a 7a से बहुत दूर है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर ये आयनिक हैलाइड्स भी बनाएंगे। स्टूडेंट्स पॉलीमेरिक हैलाइड्स और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह वो हम अपने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 11 जो है आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।